जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 316 में। आज तारीख है 13 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं करेंट्स के वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। साथ ही साथ इसके जो लिंकिंग फैक्ट्स हैं वो भी हम आपके साथ इन डिटेल साझा करते जाएंगे। हम हर रोज़ आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप भी प्रयास करें और जवाब दें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की है? उत्तर है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ध्यान देंगे कि जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के अंतर्गत IVR आधारित एक निःशुल्क मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम जारी करा है। उसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक, अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो दूसरा चरण है स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, और दूसरा चरण जो है ये कब से कब तक है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 2020 से 21 में शुरू हुआ है और ये चलेगा कब तक? 2024 से लेकर 25 तक, जिसके लिए कुल अनुमानित बजट कितना है? क्योंकि पिछले चरण में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पहले चरण में कितने रुपए का बजट एलोकेट किया गया था यह पूछा था। तो हम इस बार के बजट को ध्यान देते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के लिए 52,497 करोड़ की राशि निकाली गई है। ठीक है, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि गंदगी मुक्त भारत अभियान अभी हाल ही में ये जो सप्ताह चल रहा है जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक, तो ये सप्ताह गंदगी मुक्त भारत अभियान के नाम पे चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना तथा उनके निजी व्यवहार में बदलाव लाना है। ठीक, जैसे कि वो स्वयं भी गंदगी करने से खुद को रोकें और जो कर रहा है उसको भी करने से रोकने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कृषि मेद का शुभारंभ किसने किया? उत्तर है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब ध्यान देंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। इनके द्वारा कृषि मेघ को वर्चुअली लॉन्च किया गया, क्योंकि आपको पता है कि इस समय कोविड की वजह से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या फिर जो भी उद्घाटन हो रहे हैं या जो भी चीज़ों को लॉन्च करा जा रहा है उसको वर्चुअल माध्यम से ही लॉन्च करा जा रहा है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना है इसके राशि पे किसका किसका खर्च आता है? तो भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों इस मिल करके इसके खर्च को वहन करते हैं। ठीक, यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए ठीक डेडिकेट होते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। अब एक मैं फुल फॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो ये बहुत बार पूछा गया ठीक कि NAREC का फुल फॉर्म क्या है? तो वही फुल फॉर्म मैंने आपके साथ साझा करा है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितने आदिवासी संग्रहालय 2022 तक तैयार हो जाएंगे? उत्तर है 9। ठीक है, वो कहाँ कहाँ होगा वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। आइए एक बार साथ साथ पढ़ते हैं। राजपीपला कहाँ है? गुजरात में। रांची कहाँ है? झारखंड में। और लंबा सिंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना। और सेनापति मणिपुर में। केलसी मिजोरम में। इन 9 जगहों पे आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय 2022 तक तैयार किया जाना है, जिससे कि जो भी आदिवासी बंधु स्वतंत्रता के लिए लड़े उनके बारे में पूर्ण रूप से विवरण और उनसे संबंधित बातों को उजागर किया जा सके। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 9 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनाने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसने देश का सबसे गहरा रेल वेंटिलेशन सॉफ्ट बनाया? उत्तर है कोलकाता मेट्रो और उसके साथ कौन है? एफकॉन्स। ठीक है, तो इन्होंने बनाया क्या?
सबसे गहरा रेल वेंटिलेशन सॉफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है कोलकाता मेट्रो की, तो ध्यान देंगे ये कोलकाता मेट्रो जो है वो सबसे पहला मेट्रो है, ठीक है। और ये किसके द्वारा संचालित होता है? इंडियन रेल। एक बात और भी ध्यान देंगे कि मेट्रो दो तरीके का होता है, एक भूमि के ऊपर और एक भूमि के नीचे। तो जो कोलकाता मेट्रो है वो भूमि के अंदर है, ठीक है। और ये आरंभ कब हुई थी? तो कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में, जबकि इसके बाद एक और मेट्रो बना देश में, कौन? दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो कब बना? 2002 में। इसके बाद तो अभी बहुत सारे जगहों पे मेट्रो बन चुका है, ठीक है, और बहुत सारी जगहों के लिए काम भी लगा हुआ है। अब एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, सबसे गहरा रेल वेंटिलेशन सॉफ्ट। इसका काम क्या है? तो जैसे कि जो भूमिगत मेट्रो हैं उनके जो गैसेज हैं उनको बाहर निकलने के लिए, या फिर किसी कारणवश किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या किसी भी तरह का धुआं उत्पन्न होता है, तो उन सभी को बाहर निकालने के लिए ये बनाया गया क्या? वेंटिलेशन सॉफ्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो उत्तर होगा रूस। अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है रूस। क्यों? क्योंकि उसने कोविड-19 जो कि वर्ल्ड के लिए पैंडेमिक बना हुआ है, और उसके लिए उन्होंने वैक्सीन बना करके अपना टेस्ट करके, इवन ये खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने खुद अपनी बेटी के ऊपर ये टेस्ट कराया, ठीक है, और इसके बाद वहाँ से ये मंजूरी मिल चुकी है, ठीक। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और वो लगातार कितनी बार चयनित हुए ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पुतनिक वी, हिंदी में अगर लिखा हुआ मिलता है तो, या फिर आप स्पुतनिक 5 भी इसको लिखा हुआ आपको मिल सकता है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इसकी घोषणा कौन करी थी? तो रूस के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन ने। अब एक और भी बात ध्यान देंगे कि इसको रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कराया है। तो ये भी हमारे लिए प्रश्न बन सकता है कि चलिए रूस ने तो घोषणा करी है, रूस ने बना दिया है, लेकिन किस इंस्टीट्यूट द्वारा ये विकसित हुआ है? तो उत्तर होगा गोमिया इंस्टीट्यूट। कहाँ है? मॉस्को में, ठीक है, और वहीं से इसे मंजूरी भी मिली है। अब एक वर्ड मैंने आपके साथ साझा किया, स्पुतनिक। तो यहाँ से एक स्टैटिक का प्रश्न बन सकता है क्या कि स्पुतनिक फर्स्ट का नाम आपने सुना होगा। स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो रूस द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था, यानी कि मानव द्वारा बनाया है हुआ पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट, जिसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 1957 यानी 1957 में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको प्रश्न संख्या 5 से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। रूस में बनी विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? अभी अभी हमने चर्चा किया स्पुतनिक वी या फिर स्पुतनिक 5। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने? उत्तर है बेलारूस। अब ध्यान देंगे कि ये जो बेलारूस के राष्ट्रपति अभी बने कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये 6ठी बार लगातार जीत हासिल की है, ठीक है, और इस बार उन्होंने टोटल वोट का 80.23% वोट हासिल करके विनर रहे, तथा जो इनके मुख्य विपक्ष में प्रतिद्वंदी थे उनको कुल 9.9% वोट मिले हैं, जिनका नाम क्या है? स्वेतलाना तचनौस्काया। क्या है? स्वेतलाना तचनौस्काया, ठीक है, जिनको कितना वोट मिला है? सिर्फ 9.9%। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क, और मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। विश्व के कुल एशियाई हाथियों के आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? उत्तर है 60%। अब ध्यान देंगे कि जो एशियाई हाथी है, ठीक है, तो इसकी कुल 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक प्रजाति भारत में भी पाया जाता है, ठीक। अब ध्यान देंगे कि यह एलिफस प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है कौन? एशियाई हाथी, ठीक है, और एलिफस में ही 3 प्रजातियां पाई जाएंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। तो एक बात और भी यहाँ से ध्यान दीजिए कि यह पश्चिम भारत से बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है कौन? एशियाई हाथी, ठीक है। इसकी 3 प्रजाति होती है, जिसमें भारत में कौन सा पाया जाता है? एलिफस मैक्सिमस। कौन है?
एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, क्या होगा, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस प्रजाति कहाँ पाई जाती है, भारत में। किसकी प्रजाति है, एशियाई हाथी की, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको प्रश्न संख्या 8 से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस 2020 का थीम क्या है, ठीक। तो इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब ध्यान देंगे यहाँ से कि एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और उस दिन जन्म तिथि है किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और इस बार की थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए आप कि 12 अगस्त को ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है और इस बार की थीम आपने देखी क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये वर्ल्ड लेवल पे उस विषय को उजागर करती है जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यस्तता राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध कर रही है। साथ ही साथ यह भी सिखाती है कि औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और जुड़ाव को कैसे बढ़ाया जाए और इसी पर्पज से क्या बना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था कि कोई भी डे स्पेशल क्यों बनाया जाता है, ताकि उस सेक्टर को और भी बेहतर बनाया जा सके तथा लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जा सके। अब बात यहाँ आई है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो ये मनाया जाता है 1999। अब ध्यान देंगे कि ये मनाया जाता है 12 अगस्त 2000 ईस्वी को पहली बार ये मनाया गया था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस को इसकी घोषणा करी गई थी 12 अगस्त 1999 को, ठीक है। मीटिंग बैठी 98 में ही और इसके बाद पहली बार घोषणा हुई कब, 12 अगस्त 1999 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, ठीक है। और इसे मनाया जाने लगा कब से, 12 अगस्त 2000 से। तो ये जानकारी थी आपको प्रश्न संख्या 9 से संबंधित। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। उड़ीसा के कौन से गांव सुनामी रेड्डी के नाम से घोषित है, ठीक है। तो उत्तर है नोलिया शाही एवं वेंकट रायपुर। ये 2 गांव हैं उड़ीसा के जो कि सुनामी रेड्डी के नाम से घोषित हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किसने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? उत्तर है स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स। और अगर आपको याद होगा तो पीछे कुछ डेली डोज पहले जाएंगे आप, तो मैंने स्पेस एक्स के बारे में आपको बताया भी था, ठीक। आइए एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। और एक होता है सीईओ और एक होता है सीओओ। तो जो सीओओ होता है उसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जबकि सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो सीईओ हैं एलन मस्क और सीओओ हैं ग्वेने शॉर्टवेल। कौन है? ग्वेने शॉर्टवेल। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो सन 2002 ईस्वी में, ठीक है। हेडक्वार्टर का है कैलिफोर्निया, यूएसए। अब ध्यान देंगे कि स्पेस एक्स से रिलेटेड पिछले दिनों मैंने आपको एक प्रश्न बनाया था कि इसी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को लॉन्च किया था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित एक एयरफोर्स का स्टेशन है। उस एयरफोर्स के स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है केप कैरावेरल। क्या है? केप कैरावेरल। और वहीं से इसको लॉन्च करा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी जानकारी सफिशिएंट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। भारत की कौन सी कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 में शामिल है? उत्तर है रिलायंस, ठीक है। अब ध्यान देंगे सबसे पहले बात कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है क्या? तो ये एक मैगजीन है, ठीक है। और ये वर्ल्ड लेवल पे जो भी कंपनी है उनकी लिस्ट जारी करती है, ठीक है। और इस बार टॉप 100 लिस्ट में भारत से एकमात्र कंपनी है। कौन सी? रिलायंस। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि रिलायंस जो है इससे पहले एक बार और 2012 में 99 रैंक के साथ आया था, ठीक है। लेकिन 2012 के बाद रिलायंस की स्थिति बराबर खराब होती गई और
ये लगभग 251 स्थान तक पीछे खिसका, ठीक है। और इस बार लेकिन 2020 में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है उसमें रिलायंस का स्थान जो है वो 96 रैंक है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किसने निर्णय दिया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का बराबर अधिकार है? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। अब ध्यान देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात आते ही आपके दिमाग में एक बात जाना चाहिए, क्या कि वर्तमान में जो सीजेआई हैं वो कौन है? उत्तर होगा शरद अरविंद बोबड़े। और एक बात और भी बताएंगे आप हमें कि सुप्रीम कोर्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ करके एक प्रश्न क्या बनाया जा सकता है कि इसका वर्णन कहाँ है संविधान में? तो इसका वर्णन है भाग 5 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो इसका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और एक प्यारा सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। वो चाहे तो उस सलाह को मानेंगे भी और नहीं भी मानेंगे। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है 143 यानी 143 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। एक और भी प्रश्न बनता है क्या कि मौलिक अधिकार का, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और वो किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32। और वो हाई कोर्ट भी जा सकता है डायरेक्ट। तो हाई कोर्ट किसके तहत जा सकता है? तो वो होता है 226 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन कब हुआ था भारत में, ठीक। तो ये आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बन चुका था, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद की। तो वो था तारीख 28 जनवरी 1950। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 3 सेनाओं के रक्षा उपकरण खरीद हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है? उत्तर है 22,800 करोड़। और ये जो राशि हम आपके साथ साझा करते हैं, आप इस तरह के राशि को एज इट इज़ याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये जो राशि होती है वो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन? वेंकैया नायडू। और यही इस पुस्तक के लेखक हैं। अब एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि वेंकैया नायडू जो हैं वो भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये हैं 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। और हमने पीछे के डेली न्यूज़ में बताया भी था आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में हैं वो किस नंबर के प्रधानमंत्री जी हैं, और जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ से देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके उसे देख लीजिए एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। हाल ही में विस्फोटित सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उत्तर है इंडोनेशिया। अब ध्यान देंगे कि जो इंडोनेशिया वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 120 ज्वालामुखी जो हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। और इसी में से सिनाबुग भी था, ठीक। और सिनाबुग ज्वालामुखी जो है वो रिंग ऑफ फायर वाले में आता है, ठीक है। और ये 2010 से ही धधक रहा था और इसके बाद अचानक विस्फोट हुआ। और वहाँ से जो तस्वीरें आई या फिर जो न्यूज़ हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि ये लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई तक इससे निकला हुआ राख ऊपर तक गया और लगभग 5 किलोमीटर तक के एरिया में चारों तरफ काले काले ही दिख रहे थे, ठीक है। तो ये जानकारी था आपको प्रश्न संख्या 16 से संबंधित। अब एक बात और भी ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 17। भारत ने मानव हाथी संघर्ष पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है सुरक्षाया। क्या है? सुरक्षाया। आज का प्रश्न है आपके लिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ पिछले डेली वीडियो में हमने आज से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सही तरीके से जवाब दिया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो BCG का जो टीका है वो टीबी की बीमारी में, टीबी को पूर्ण रूप से ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है,
के नाम से जानते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है और साथ ही साथ इसके 3-4 नाम हैं, जैसे तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग, या इसे टीबी के नाम से भी गाँव में जानते हैं। ठीक है, और इससे प्रभावित अंग कौन सा है, क्योंकि बायोलॉजी का ये प्रश्न बन सकता है कि टीबी से प्रभावित कौन सा अंग है, तो उत्तर होगा फेफड़ा। जैसे कि आता है कि टाइफाइड से संबंधित कौन सा अंग है, तो उसमें हम लिखते हैं लिवर। ठीक है, तो उसी तरह से टीबी से जो संक्रमित अंग है वो कौन सा है, फेफड़ा है। अब एक बात मैंने यहाँ कहा था बीसीजी, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूवेरिन। क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूवेरिन। और ये लगभग 7 से 8 बार मैंने एग्जाम्स में देखे हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जो बीसीजी वैक्सीन है, यानी जो बीसीजी का टीका है, ये चिकित्सीय रूप से पहली बार 1921 में उपयोग करा गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी आज के डेली डोज से संबंधित। एक बार फिर से कहते हैं कि जो भी फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आप भी एक नोट्स हर रोज़ बनाते जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।